नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश के बिगड़ते हुए हालात के बारे में। क्या कारण हैं, क्यों लगातार वहाँ पे हालात बिगड़ रहे हैं? यहाँ तक के नौबत आ गई कि वहाँ के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा साहब को स्वयं स्टेटमेंट इशू करना पड़ा कि मुल्क की सालमियत यानी जो है अखंडता को सख्त खतरा है। फिर उसके बाद उन्हीं ने ये भी कहा कि सॉवरेनिटी और क्या कहते हैं मुल्क की जो है वो भी उसको भी खतरा है। और उन्हीं ने कहा कि जो खास तौर से उन्हीं ने उस बात को है कि जो एयरफोर्स बेस जो था उनका कॉक्स बाजार में, उसके ऊपर जो अभी अटैक हुआ था उसके बारे में उन्हीं ने बात की। करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। फिर उसके अलावा ये है कि ये जो इस समय हुकूमत है इसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं। ख़ास तौर से जो बहुत छोटे शहर हैं, दूसरी तरफ गांव देहात, वहाँ पे इनका कंट्रोल काफ़ी कम होता चला जा रहा है। पुलिस इनएक्टिव है, इसलिए कि इससे पहले पुलिस वालों की बहुत पिटाई हुई जब स्टूडेंट्स मूवमेंट था और पुलिस ने विड्रॉ कर लिया था अपने को, तो वो उसको डर भी है कि क्या उसका साथ दिया जाएगा, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा या नहीं। अब फिर दूसरी तरफ ये भी है कि जो हुकूमत बनी है इस समय मोहम्मद यूनुस की, वो तो एक एनजीओ सम्राट थे। वो पॉलिटिकल, उनको कोई न समझ है न कुछ है। वो उनको नफरत ज़रूर थी सेकुलर पॉलिटिक्स से। वो बेसिकली जो थे वो मुस्लिम लीगी हैं। और बांग्लादेश में एक बड़ी संख्या है मुस्लिम लीगियों की। बांग्लादेश में ही पाकिस्तान जो इस समय है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो था मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के लिए, वो बांग्लादेश में था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो सेकुलर है और लड़ भी रहा है ना, आतंकवादी हों या कम्युनल फोर्सेस जो वहाँ पे हैं उनसे लड़ भी रहा है। खैर, हम आगे बात करेंगे। ऐसा लगता है कि जिस तरह के हालात हो रहे हैं उसमें हालांकि आर्मी चीफ जो वकारुज्जमान साहब हैं उन्हीं ने बात की है कि दिसंबर तक इलेक्शन की। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार हालात को सुधारने में कामयाब होगी या और ज़्यादा बिगड़ जाएगी? अगर हालात और बिगड़े तो मुझको लगता है कि वहाँ के ऊपर सेना को सामने आना पड़ेगा। ये जो बैकडोर पॉलिटिक्स वो चला रहे हैं पीछे से, वो नहीं चलेगी और सेना को मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो मैं नहीं समझता कि वो संभाल पाएंगे ये लोग। पाकिस्तान की सेना को काफ़ी एक्सपीरियंस है और वहाँ के ऊपर बहुत समय से जमात इस्लामी या देवबंद और फिर उनके मिलिटेंट ग्रुप्स और फिर उसके बाद उनकी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर उनकी सपोर्ट बेस जो था वहाँ की जुडिशरी, पुलिस, पैरामिलिट्री, सेना, इन सब में था। तो जहाँ से उनको लेजिटिमेसी ये जमात और देवबंद की जो बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे उनको मिलती थी। बांग्लादेश में अभी वो इस तरीके का सपोर्ट बेस सेना के पास मौजूद नहीं है। फिर सेना और ये भी देख रही है कि वहाँ के ऊपर उन्हीं ने पहले तो सोचा था कि जमात इस्लामी और पीएनबी, मतलब सब पहला काम तो ये था कि जो सेकुलर ग्रुप है, जो शेख हसीना की पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दो। इस पार्टी को नहीं बल्कि इसके सारे लीडर, कार्यकर्ता जितने हो सके मैक्सिमम जेल में भेजो, जो दबाओ। और यही नहीं, जो सेकुलर दूसरे हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जैसा पहले हुआ था 71 में, उनको भी जेल या उनको भी दबाने की बातचीत की जा रही है। तो इस तरीके से। और उसके बाद उन्हीं ने सोचा था कि जमात और बांग्लादेश की जो उनकी पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, और शेख हसीना की जो है अवामी लीग पार्टी है, तो इस तरह से नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की और जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बना लेगी और पीछे से आर्मी चलाएगी जैसा पाकिस्तान में होता है। लेकिन इस समय जमात इस्लामी और खालिदा जिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका भी आपस में अनबन हो गई है। और वो भी नहीं चाहते कि वहाँ के ऊपर खालिदा जिया की पार्टी का सत्ता में आए या कोई बड़ा रोल प्ले। जमात इस्लामी को लगता है कि वो खुद एक बड़ा रोल
प्ले कर सकती है, इसलिए कि स्टूडेंट मूवमेंट ज़रूर था, लेकिन उसके पीछे जमात और फिर जमात के पीछे मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे, वो सब लोगों का रोल था, और आतंकवादी संगठन भी थे वहाँ पे जो एक्टिव थे, जो कि चंद मिनट में पता नहीं कितने माइनॉरिटीज़ के घरों पे, मंदिरों पे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को उन्हीं ने जला के रख दिया। वो ट्रेंड है इस काम में करने के लिए। हम ये वहाँ में नहीं बल्कि और दूसरे देशों में भी है, ईरान में भी इसी तरह की घटनाएं हुई कि जैसे ही प्रोटेस्ट लोगों ने शुरू किया और ये लोग बीच में आ जाते थे और धड़ से पता चला कि एक ही दिन में 100 बैंक की ब्रांच को तेहरान और दूसरे शहरों में इन्हीं ने जला दिया। तो इस तरह के ये एक बड़ा ख़ास ग्रुप है। कहा जाता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे पता चलता है कि इनको पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। अब ये है कि दूसरी तरफ वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर हैं, नाहिद क्या नाम है उनका, उनका कहना ये है कि वो भी अपनी एक नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम नई पार्टी बनाएंगे जो न तो प्रो इंडिया होगी न प्रो पाकिस्तान होगी, बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि उसमें जो है भारत और पाकिस्तान का कोई रोल नहीं होगा। नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के बारे में उन्हीं ने एक लफ्ज बात नहीं की, और ना ही इनकी पार्टी में जो अभी कन्वेंशन हुआ था 2-3 दिन पहले, बल्कि अभी हुआ है, उसमें उन्हीं ने कोई भी एक माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, नॉन मुस्लिम उसमें नहीं था। और उसके साथ साथ ये भी है कि क्या ये जो उनकी पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उन्हीं ने नाम रखा है, एनसीपी शॉर्ट फॉर्म है उसका। और उन्हीं ने बताया कि उनकी पार्टी को मोहम्मद यूनुस जो कि इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ है, और जो वहाँ की जमात इस्लामी है, उनका कहना यह है कि उन दोनों की ब्लेसिंग उन्हें हासिल है। अब ये भी है कि दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस है। पॉलिटिकल क्राइसिस इस सेंस में है कि कोई बड़ा लीडर नहीं, दो बड़े लीडर हुआ करते थे, एक शेख हसीना और दूसरे खालिदा जिया। खालिदा जिया बहुत उम्र हो गई है, इंग्लैंड में इलाज करा रही हैं। हालांकि कल उन्हीं ने परसों उन्हीं ने एक मीटिंग भी की थी वहाँ से अपने पार्टी वर्कर्स के साथ इंग्लैंड से, लंदन से। और खेल शेख हसीना जो है, इनका सपोर्ट बेस अब बहुत कम हो चुका है, इन्हीं ने काफ़ी जिम्मेदारी इनकी भी है। जिस तरह के हालात हुए, ये बिल्कुल एक कोठरी थी जिसमें घिरी हुई थी, और इन्हीं ने कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया, इनको पता ही नहीं था कि हालात क्या हो रहे हैं, और ये लगातार लोगों को जेल भेजती रही और अनपॉपुलर हो गई। लेकिन वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं सेकुलर, वो बहुत शक्तिशाली हैं अभी भी, लेकिन लीडरलेस हैं। अभी वो अपने को दोबारा से संगठित नहीं कर पाए हैं, जोड़ नहीं पाए हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं बना पाए। दूसरी तरफ इसके अलावा जो वहाँ पे है, वहाँ के ऊपर मैंने बताया कि पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जमात है, फिर देवबंद के सपोर्ट ग्रुप है, फिर उसके अलावा ये मिलिटेंट और दुनिया भर के सारे ग्रुप हैं। ये लोग जो हैं, जमात ने कभी भी 12, 13, 11, 12, 13 सीट से ज़्यादा नहीं पाए, मगर अब की उनको ऐसा लग रहा है अगर स्टूडेंट मूवमेंट ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है एनसीपी, इसके साथ अगर वो इलेक्शन लड़े तो शायद इनको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए। ये उनकी ऐसी सोच है। और अभी इस बात को क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या कारण थे कि उनके जमात इस्लामी के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की है उससे झगड़ा हुआ, उससे अलहदगी इनकी हो गई है। जाहिर सी बात है, सीट शेयरिंग भी होगी, और उनको लग रहा है कि अब वो बड़े हैं, उनकी पार्टी छोटी है। ये भी एक है, क्योंकि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा रोल था शेख हसीना को वहाँ से हटाने का। स्टूडेंट मूवमेंट के बीच में इन्हीं ने जाके, और फिर इनके लोगों ने और फिर मिलिटेंट ग्रुप्स ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कराया, एक लीडरशिप प्रोवाइड की, एक मास बेस
प्रोवाइड किया प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट मूवमेंट को, जिससे इनको, और फिर सेना की सपोर्ट थी। सेना चाहती थी कि शेख हसीना मुल्क छोड़ के जाएं, और वही हुआ, और सेना रियल पावर बन के इमर्ज कर गई। तो अब ये है कि ये कह रहे हैं कि न तो दूसरी तरफ ये है कि सूफी मूवमेंट वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, खासतौर से छोटे शहरों में और गांव में उनकी बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, और शहर के अंदर भी है उनका सपोर्ट बेस। और ये लोग जो है कल्चरल डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, और इनका अच्छे संबंध वहाँ की माइनॉरिटीज हिंदू समाज के साथ भी है, और दूसरे ये उसके खिलाफ नहीं है। दूसरी तरफ जो पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एजेंडा बेसिकली यही है कि प्योर इस्लामिक सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन करना, जैसे तालिबान ने किया था। हालांकि अभी ये बात नहीं कर रहे, मगर धीरे धीरे अल्टीमेटली ये उसी डायरेक्शन में जाएंगे। इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी इस तरह की बात करती है, और इसीलिए इसके चलते हुए हमने देखा जिस तरह से अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के घरों पे और उनके मंदिरों पे और दूसरी जगहों पे अटैक किया, बुद्धिस्टों को भी टारगेट किया। तो ये एक प्लान तरीके से काम हुआ था। फिलहाल तो माइनॉरिटीज का कोई रोल नहीं है, और दूसरी तरफ देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से वहां पे बात जाती है। दूसरा एक फैक्टर और है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, चाइना और अमेरिका का। चाइना जो है, जाहिर सी बात है, अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना का कोई रोल वहां पे हो, बड़ा रोल हो, और वो इसके भी खिलाफ है कि चेटागान में उनका कोई बड़ा नेवल बेस बने, बल्कि अमेरिका स्वयं अपने नेवल बेस वहां पे बनाने के लिए बात कर रहा है इनसे। बांग्लादेश इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच में फंसे हुए। बांग्लादेश अगर चाइना के साथ जाता है तो अमेरिकन सैंक्शंस लगा देंगे, और फिर उसके बाद इनको वर्ल्ड बैंक और IMF से लोन नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी बिल्कुल बैंक करप्सी की तरह है, जैसे पाकिस्तान में। जो कोरोना काल यानी कोविड के बाद से सडन उनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़े क्राइसिस में आ गई, और फिर उसके बाद से भर नहीं पाई, और फिर करप्शन और दूसरी चीजें भी बढ़ती चली गई, जिसको शेख हसीना कंट्रोल नहीं कर पाई। अब ये है कि अमेरिका को भी ये नहीं छोड़ सकते, और चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट है, चाइना और इन्वेस्टमेंट करने पे भी तैयार है, दोनों को साथ लेके नहीं चल सकते। तो इस दुविधा में बांग्लादेश फंसा है। खुद इतनी इनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं है कि ये चाइना और अमेरिका के जो कंट्राडिक्शंस हैं, चाइना अमेरिका के जो डिफरेंसेस हैं, उसको वो अपने फेवर में एक्सप्लॉइट कर सकें, कभी इधर कभी उधर, दोनों जगहों से लोन लाएं, डेवलपमेंट करें। हाँ, अगर इनकी इकोनॉमी ठीक होती और इनके यहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी होती तो मैं समझता हूँ कि शायद हो जाता। हालांकि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, वेस्टर्न एजुकेटेड, पुरानी यूनिवर्सिटीज ढाका और दूसरी जगहों पे मौजूद हैं, और उनके वो काफ़ी एक्टिव भी हैं। एक बड़ा बिजनेस क्लास भी इमर्ज हो रहा था, हालांकि टेक्सटाइल के जरिए हो रहा था, और जो कि अब बहुत खतरे में है वो इंडस्ट्री, इंस्टेबिलिटी फैलने की वजह से। स्टूडेंट मूवमेंट के बाद से वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका यूरोप की थी, जो वहाँ से कपड़े बनवाती सिलवाती थी, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना शुरू कर दिए, और वहाँ से वो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ बहुत सी कंपनीज मूव हो रही हैं। तो इन सब के हालात के बीच में बांग्लादेश इस समय गुजर रहा है। बांग्लादेश जो है, तीसरा फैक्टर जो है बांग्लादेश में, वो भारत है। भारत से उसका बहुत बड़ा बॉर्डर मिलता है, और भारत को इग्नोर करके बांग्लादेश में नहीं समझता कि संभल सकता है। इसलिए कि भारत देश का इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ के ऊपर, और भारत देश जो है, कनेक्टिविटी सारी उनकी भारत से काफ़ी हद तक है बहुत सी चीज़ों में, और जो उनको उनकी इंडस्ट्री को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भारत, कपड़े उनके यहाँ बनते हैं, बड़ी जो जो कॉटन एक्सपोर्ट वो भारत से होता है। इसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत पे निर्भर हैं। भारत एक उनके लिए बड़ा मार्केट भी है, और उनकी डिज़ायर इस समय भारत के बिल्कुल खिलाफ है ये पूरा मूवमेंट, और आर्मी भी उसी के पीछे नज़र आती है, और वो चाहती है कि पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध। पाकिस्तान स्वयं एक फेल्ड स्टेट है,
वो ना तो इकोनॉमिक मदद इनको दे सकती है, ना ही टेक्नोलॉजी या इस किस्म की कोई चीज़ दे सकती है। हाँ, वो इनको एक चीज़ ज़रूर सिखा सकती है कि किस तरीके से जनता का दमन हो सकता है। अब क्या बांग्लादेश की आर्मी उस काम को कर पाएगी? करने शुरुआत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये है कि उसका कितना अपोज़िशन होता है, किस तरह से होता है, अगर ऐसा होगा अराजकता फैलने का भी डर है, जिसके बारे में विकार यूनुस ने भी कहा। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, इसको आगे और बढ़ाइए। देखने वालों की संख्या बहुत कम है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको कुछ इंडिविजुअल दोस्तों को और कुछ ग्रुप्स में भी भेजने का कष्ट करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।